आज की कहानी गुजरात से है, सूरत से। 12 जुलाई को सूरत में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक सज्जन, एक कारोबारी अचानक बीच रास्ते से गायब हो गए। इनका नाम था चंद्रभान दुबे। चंद्रभान दुबे दुबे सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे और इनका काम जो है काफ़ी फैला हुआ था। कई सारे इंडस्ट्रीज़ में, स्कूल्स में और अलग अलग जगहों पर इनकी एजेंसी के पास कॉन्ट्रैक्ट था और ये सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड किया करते थे। इनका ऑफिस सूरत में ही कमेला दरवाज़ा नाम की एक जगह है, वहाँ पर है और उसी ऑफिस से इनका कामकाज चलता था। 12 तारीख को ये अपने दफ्तर से निकले। कुछ एक जगहों पर इनको जाना था। ये रूटीन विजिट करते थे जहाँ जहाँ पर इनकी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग तैनात थे वहाँ पर, ताकि वो देख पाएँ कि सारे लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुपरवाइज़र से कुछ ज़रूरी बात करनी होती थी, सिक्योरिटी गार्ड्स के इश्यूज़ होते थे, उनको रिजॉल्व करना होता था। तो ये अक्सर जो है राउंड पर रहते थे। तो 12 जुलाई को ये रूटीन में राउंड पर निकले थे, लेकिन ये घर नहीं लौटे। रात को तकरीबन 10-11, बल्कि 10-11 के भी बाद तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास जब ये घर नहीं आए तो घर वाले परेशान हो गए। फिर उन्होंने जो है इनको ढूंढना शुरू किया, चंद्रभान दुबे को। लेकिन इनका जो मोबाइल, इनके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, दोनों मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहे थे। घर वाले परेशान हुए और उन्होंने चंद्रभान दुबे के साथ रहने वाले उनका एक एम्प्लॉय था, सबऑर्डिनेट, राशिद अंसारी, उसको फ़ोन किया। असल में राशिद अंसारी के पास एक ऑटो रिक्शा था और इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ चंद्रभान दुबे ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। उसको महीने में तकरीबन 17,000 रुपये की पगार देते थे और ऑटो रिक्शा में वो घूमा करते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राउंड लेने के लिए जाना पड़ता था उनको, तो वो राउंड जो है राशिद अंसारी के ऑटो रिक्शा पर ही लेते थे। और 17,000 के अलावा जो अलग से सीएनजी जलती थी, सीएनजी का जो इस्तेमाल होता था, उसके लिए भी वो पैसे दे दिया करते थे। तो यही एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था उनका राशिद अंसारी के साथ। और राशिद जो है दुबे जी के साथ बिल्कुल साय की तरह रहता था। उसकी वजह यह है कि अलग अलग जगहों पर जाना हो तो राशिद को स्टैंड बाई पर रहना होता था, तो वो हमेशा एक तरह से ड्राइवर की तरह चंद्रभान दुबे के साथ रहता था। तो अब जब दुबे जी अचानक 12 जुलाई को घर नहीं आए तो घर वाले परेशान हुए। उन्होंने पहले उनको फ़ोन किया, फ़ोन दोनों स्विच ऑफ आए तो और ज़्यादा परेशान हुए। उसके बाद उन्होंने राशिद को फ़ोन किया। राशिद हैरान हो गया क्योंकि राशिद जो है उनको एक पर्टिकुलर जॉइंट पर छोड़कर वापस एक फैक्ट्री में, जहाँ पर उनको लौट कर आना था, उस फैक्ट्री में जाकर वो बैठा भी था और वो काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। और इसके बाद जब दुबे जी नहीं आए तो फिर वो वापस अपने घर की तरफ चला गया था। अब जब दुबे जी के घर वालों ने राशिद को फ़ोन किया तो राशिद चौंक गया कि अरे दुबे जी घर कैसे नहीं पहुँचे। तो चूँकि दुबे जी आखिरी बार राशिद के साथ ही निकले थे उसकी ऑटो रिक्शा में, तो घर वालों ने राशिद से पूछा कि भाई बताओ तुमने छोड़ा कहाँ था उनको, मतलब कहाँ पर उनको ड्रॉप किया, हम वहाँ पता करते हैं थोड़ा। तो राशिद ने ये बताया कि जो हजीरा पलसाना हाईवे है सूरत में, आप लोग जो भी गुजरात या सूरत के हैं वो ज़रूर जानते होंगे, मुझे तो आइडिया नहीं है। तो बोले कि राशिद ने बताया कि हजीरा पलसाना हाईवे में एक सीवी पटेल ग्राउंड है। इस सीवी पटेल ग्राउंड के पास उन्होंने चंद्रभान जी को ड्रॉप कर दिया था और चंद्रभान जी एक सफ़ेद रंग की कार में अपने किसी जानकार के साथ बैठकर वहाँ से निकल गए थे। अब इससे पूरी कहानी क्लियर हो गई कि आखिरी बार वो कहाँ पर उतरे और कहाँ पर किस गाड़ी में बैठे, कहाँ गए। तो घर वालों ने पूछा कि भाई कौन सी गाड़ी, गाड़ी का नंबर, तो वो गाड़ी का नंबर वगैरह नहीं बता पाया। उसने कहा कि मैंने तो पहली बार देखा, लेकिन दुबे जी के जानकार थे, वो दुबे जी गाड़ी में बैठे और चले गए वहाँ से। और मैंने सोचा कि दुबे जी शायद लौट कर वापस आएंगे, जहाँ से मैंने उनको पिक किया था वहाँ पर वो आए भी नहीं। तो फिर मैं इंतज़ार भी करता रहा। कहाँ पर इंतज़ार करता रहा मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर दुबे जी की सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स जो है वो तैनात थे, वहाँ पर दुबे जी अक्सर वहाँ पर घूम फिर करके एक तरह से हॉल्ट किया करते थे। तो राशिद ने उस रात को उनको हजीरा पलसाना हाईवे पर ड्रॉप करके वापस उसी जगह पर जाकर वो तकरीबन 2 घंटे तक इंतज़ार भी कर रहा था दुबे जी का। और जब नहीं आया तो फिर वो उठ करके अपने घर चला गया। पुलिस के पास अब घर वालों ने जाने का फ़ैसला किया। ये बहुत परेशान थे, सारी रात एक तरह से वो ढूंढते रहे जब तक उनसे हो पाया। राशिद भी परेशान था, राशिद चला आया घर वालों के पास और राशिद भी घर वालों के साथ मिलकर पुलिस थानों में गया। ये 2-3 पुलिस थाने में गए और सूरत क्राइम ब्रांच के ऑफिस में भी गए और वहाँ जाकर जो है चंद्रभान दुबे की गुमशुदगी के बारे में इन्होंने बताया। तो ये सारी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस को देने के बाद अब पुलिस जो है इनको ढूंढने की शुरुआत पुलिस करने लगी। लेकिन ऑफिशियल एफआईआर जो है वो 13 तारीख को, यानी अगले दिन 13 जुलाई को
घर वालों ने दर्ज कराई। और जब एफआईआर दर्ज कराई तब राशिद भी मौजूद था। राशिद ने पूरी बात बताई पुलिस को कि आखिरी बार कहाँ पर छोड़ा था, कहाँ से पिक किया था, पूरा सीक्वेंस जो है उसने पुलिस को बताया। और चूंकि राशिद जो है वो आखिरी आदमी था जिसने दुबे जी को देखा था जान पहचान वाले लोगों में, तो राशिद से ही पूछताछ होनी थी। तो पुलिस वालों ने राशिद से पूछा, राशिद ने सारी बातें क्लियर कट बता दी। और उसने ये भी बताया कि वो दुबे जी को छोड़ने के बाद वापस जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर गया था जहाँ पर दुबे जी उनसे वापस मिलने वाले थे, और वहाँ 2 घंटे तक वो इंतज़ार करता रहा। पुलिस ने इस बात को वेरीफाई भी किया अपने तौर पर, तो पुलिस ने पाया कि हाँ भाई राशिद बिल्कुल सही बोल रहा है, ये 2 घंटे तक उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंतज़ार करता रहा जहाँ दुबे जी वापस आने वाले थे। इस बात की तस्दीक जो है उस जगह मौजूद कुछ लोगों ने की, जिन्होंने कहा कि हाँ राशिद यहाँ 2 घंटे तक दुबे जी का इंतज़ार कर रहा था। तो कुल मिलाकर सारी बातें जो भी पुलिस को बताई गई थी वो सीधी सच्ची थी। अब पुलिस के सामने ये चैलेंज था कि वो चंद्रभान दुबे जी को कहीं से भी ढूंढ कर लाए, उन्हें बरामद करे। आज के ज़माने में सबसे सीधा और सबसे क्लियर कट तरीका सीसीटीवी फुटेज का ही होता है। तो पुलिस ने सबसे पहले उस वाइट कार को ट्रैक करने का फैसला किया जिस वाइट कार में बैठकर हजीरा पलसाना हाईवे से चंद्रभान दुबे जी आगे निकले थे। हजीरा पलसाना हाईवे पर जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ से उस पूरे रूट को पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने देखे 13 जुलाई को। इसके लिए बाकायदा टीम बनाई गई क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था। एक आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था, दोनों फ़ोन ऑफ हो गए थे। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने देखे और पुलिस सब कुछ करने के बाद शाम तक बिल्कुल थक गई फुटेज स्कैनिंग कर करके, लेकिन पुलिस को वो सफ़ेद रंग की कार जो हजीरा पलसाना हाईवे में सीवी पटेल ग्राउंड के आसपास कहीं रुकी हो, वो कार पुलिस को नज़र नहीं आई। मतलब सीवी पटेल ग्राउंड के पास भी नज़र नहीं आई और आगे उस रूट पर भी कहीं पर भी रात 9 बजे के आसपास वो पर्टिकुलर कार जो शक के घेरे में हो वो नज़र नहीं आई। क्योंकि जाहिर सी बात है उस रास्ते से सफ़ेद रंग की गाड़ियां तो और गुजरी होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी गाड़ी जिसके मेक के बारे में पुलिस को पता हो और कम से कम वो गाड़ी सीवी पटेल ग्राउंड के आसपास नज़र आए तब तो उसको ट्रैक करे पुलिस। लेकिन इस तरह की कोई कार पुलिस को दिखी ही नहीं। पुलिस बहुत परेशान हो गई और सोच में पड़ गई कि भाई ये मामला क्या है। मतलब अगर कार में बैठ कर गए तो कार तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन जब कार नहीं दिखी तो पुलिस ने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, राशिद के ऑटो रिक्शा को ही ट्रैक करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि राशिद के ऑटो रिक्शा पर वो कहाँ से वो बैठे और कहाँ तक गए, लास्ट उनका स्टॉप कहाँ तक था, ये सब हम चेक करेंगे। ये पुलिस ने तय किया। तो पुलिस ने जब राशिद के ऑटो रिक्शा को सीसीटीवी कैमरों में उसी रूट पर स्कैन करना शुरू किया तो पुलिस को राशिद का ऑटो रिक्शा कई एक जगह पर दिखा। और बहुत हैरानी भरे तरीके से पुलिस ने एक चीज़ ये नोटिस किया कि हजीरा पलसाना हाईवे में जो सीवी पटेल ग्राउंड है जहाँ पर राशिद ने चंद्रभान दुबे जी को ड्रॉप किया था, उसके आगे भी जब राशिद का ऑटो रिक्शा गुजर रहा था तो पुलिस ने नोटिस किया कि दुबे जी राशिद के ऑटो रिक्शा में बैठे हुए नजर आ रहे थे। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। अगर दुबे जी को सीवी पटेल ग्राउंड के पास छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया, तो फिर दुबे जी को तो वहाँ उतरते हुए या तो दिखना चाहिए था, और अगर उतरते हुए मान लीजिए नहीं भी दिखा सीसीटीवी कैमरे में, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर फ्रेम पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो, आगे जब वो ऑटो रिक्शा जाता हुआ नजर आएगा तो कम से कम उसमें तो दुबे जी नजर नहीं आएंगे। इतना तो एक कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि दुबे जी तो पहले ही उतर चुके हैं। लेकिन जब पुलिस ने राशिद के ऑटो रिक्शा को ट्रैक करना शुरू किया तो हजीरा पलसाना हाईवे में उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सीवी पटेल ग्राउंड, उसके आगे भी ऑटो में वो बैठे हुए दिख रहे थे। ये देखकर पुलिस को बड़ी हैरानी हुई। पुलिस को लगा कि क्या राशिद झूठ बोल रहा है, या ऐसा तो नहीं कि कहीं लोकेशन के बारे में उसने कोई गलत जानकारी दे दी हो, वो बताना कुछ और चाहता हो। पुलिस ने राशिद को अब पूछताछ के लिए बुलाया। राशिद पूछताछ के लिए पुलिस के पास आया भी और पुलिस ने पूछा कि भाई तुम बता रहे हो कि सीवी पटेल ग्राउंड के पास तुमने छोड़ा था, यहाँ तो सीवी पटेल ग्राउंड के पास उनके उतरने का कोई सबूत, कोई सुराग, कोई कार ऐसी नज़र ही नहीं आ रही है, बल्कि आगे भी तुम्हारी गाड़ी में दुबे जी बैठे हुए दिख रहे हैं अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में। फिर तुमने कैसे कहा कि सीसीटीवी मतलब सीवी पटेल ग्राउंड के पास तुमने छोड़ा? तब राशिद ने कहा कि ओ सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना भूल गया। सीवी पटेल ग्राउंड ने बल्कि आगे, उनको और आगे ले जाकर मैंने छोड़ा था, सीवी पटेल ग्राउंड के पास नहीं छोड़ा था, और आगे छोड़ा था। कोई एक और ट्रैफिक पॉइंट के बारे में राशिद ने पुलिस को जानकारी दी। अब पुलिस को राशिद पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। पुलिस को लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी झूठ बोल रहा हो, यही कहीं लेकर गया हो चंद्रभान दुबे जी को। तो ये थोड़ा पुलिस को शक होने लगा। लेकिन पुलिस ने चूंकि राशिद से जब पूछताछ की तो राशिद ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, और राशिद लगातार घर वालों के साथ पुलिस के पास आ भी रहा था, और पुलिस के एक बार बुलाने पर वो पुलिस के पास हाजिर हो गया। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है कि उसको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, और उसकी बात पर यकीन करके पुलिस ने उस वक्त उसको जाने दिया। इसके बाद पुलिस जो है अपने तौर पर
सीसीटीवी कैमरों को स्कैन करती रही और चंद्रभान दुबे को ढूंढती रही। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशिद को उसके बाद 13 और 14 तारीख के दरमियान पूछताछ हुई, उसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया था। सरप्राइजिंगली राशिद जो है वो सूरत से गायब हो गया। अब जो चंद्रभान दुबे के नाते रिश्तेदार वहाँ सूरत में रहते हैं वो तो पुलिस के पास आते रहे, हाजिरी लगाते रहे, ढूंढने की फरियाद करते रहे, लेकिन राशिद का कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने अब जब राशिद को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि उसके पास जो कमरा है किराए का, उस कमरे में ताला लग रहा है। तो पुलिस थोड़ा ज़्यादा ही बेचैन हो गई और पुलिस अब राशिद पर सारा फोकस पुलिस करने लगी। उसकी लोकेशन पुलिस ट्रैक करने का पुलिस ने फैसला किया। इस बीच पुलिस ने, राशिद तो खैर चला गया, लेकिन पुलिस ने राशिद की जो ऑटो रिक्शा था जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने पहले भी देखी थी, पुलिस ने अब उस ऑटो रिक्शा को पूरी तरह से ट्रैक करने का फैसला किया। पुलिस ने तय किया कि वो एंड टू एंड हर जगह तक इस ऑटो रिक्शा को ट्रैक करेगी जहां तक भी सीसीटीवी कैमरे में ये नजर आ रहा हो, ताकि ये पता चले कि चंद्रभान दुबे उस रात को इस ऑटो रिक्शा में बैठकर आगे कहां तक गए थे। पुलिस जब इस एक्सरसाइज में लगी तो पुलिस ने देखा कि ऑटो रिक्शा जो है वो एक जगह है सूरत में, उन नाम का, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं, लेकिन उन एक जगह है। तो उनमें एक भिंडी बाजार भी एक जगह है। उन हो सकता है बड़ा एरिया हो, उसमें कोई एक और जगह है जिसका नाम है भिंडी बाजार। यहाँ पर राशिद का किराए का एक मकान था। तो पुलिस जब राशिद के ऑटो रिक्शा को ट्रैक करने लगी तो पुलिस ने देखा कि राशिद के ऑटो रिक्शा में लगातार चंद्रभान दुबे 12 तारीख की रात को बैठे हुए दिख रहे हैं और ये भिंडी बाजार में राशिद का जहाँ पर किराए का मकान है वहाँ पर ये ऑटो रिक्शा भी जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब कुछ और लोगों से जो कॉमनली इनको जानते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के और दुबे जी के घर के लोग, इनसे जब पूछताछ हुई, वो सीसीटीवी फुटेज जब दिखाया गया तो पता चला कि हाँ, भिंडी बाजार में राशिद का घर तो यहीं पर है, लेकिन राशिद का जो घर है वहाँ पर इन दोनों लोगों की, मतलब राशिद की और चंद्रभान दुबे की एंट्री नहीं दिख रही थी, बल्कि उसके सामने एक और मकान है, वहाँ पर ये दोनों जाते हुए दिख रहे थे। ये एक अपने आप में बहुत शॉकिंग बात थी। वो इसलिए कि चंद्रभान दुबे को तो कब का उतार देने की बात हुई थी सीबी पटेल ग्राउंड के पास, लेकिन यहाँ तो चंद्रभान दुबे भिंडी बाजार में राशिद के साथ उसके बताए हुए किसी ठिकाने पर, मकान पर जाते हुए दिख रहे थे। हालांकि ये उसके किराए के मकान के जस्ट ऑपोजिट का एक और मकान था जहाँ पर ये दोनों एंटर कर रहे थे। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया और जब बहुत बारीकी से पुलिस ने देखा तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद इस कमरे से, इस मकान से जहाँ पर चंद्रभान दुबे और राशिद की एंट्री हुई थी, ये दोनों सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए तो दिख रहे थे, लेकिन बाहर आते वक्त जो है राशिद अकेला दिख रहा था और राशिद के साथ एक और आदमी नज़र आया, जिस आदमी की पहचान बाद में हुई मंसूर अंसारी के तौर पर। ये राशिद का एक जानकार था। उस मकान से राशिद और मंसूर बाहर आते हुए दिखे, लेकिन चंद्रभान दुबे बाहर आते हुए नहीं दिखे। और इसके बाद एक और हैरानी की बात यह है कि राशिद और मंसूर जब बाहर आए तो बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्कूटी को यूज़ किया। ऑटो रिक्शा जो है वहाँ पर खड़ा ही रह गया राशिद के घर के पास, और एक स्कूटी इन्होंने यूज़ किया। उस स्कूटी में 2 बोरे मंसूर और राशिद जो है वो लाद कर उस जगह से कहीं लेकर जा रहे थे। ये सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को क्लियरली विजिबल हो रहा था, दिख रहा था। लेकिन चंद्रभान दुबे जो उसके घर में दाखिल हुए थे वो वहाँ से निकलते हुए पुलिस को नज़र नहीं आए। अब पुलिस का शक जो है राशिद पर और उसके सहयोगी मंसूर अंसारी पर और गहरा चुका था। पुलिस ने इस बीच मंसूर अंसारी को और राशिद को तो खैर पुलिस ढूंढ ही रही थी, अब मंसूर अंसारी को भी ढूंढने लगी तो पता चला कि मंसूर भी गायब है। इनके बारे में जब पुलिस ने और वेयरअबाउट्स जानने की शुरुआत की तो पता चला कि ये राशिद और मंसूर, ये दोनों जो है बिहार के आरा के रहने वाले हैं। इत्तेफाक से चंद्रभान दुबे ये भी बिहार के रहने वाले थे, आरा के ही, और राशिद और मंसूर भी आरा के रहने वाले हैं, ये पुलिस को जानकारी मिली। तो पुलिस अब इन दोनों की तलाश में लगी हुई थी कि जैसे भी हो राशिद और मंसूर उनके हाथ लग जाए ताकि इसके आगे की कहानी पता चले। इस बीच SMS और व्हाट्सएप के फॉर्म में चंद्रभान दुबे के मोबाइल फ़ोन से उनके घर वालों को कुछ एक मैसेज आए, और वो मैसेज जो है वो फिरौती के थे। उसमें ये बताया गया था कि अगर वो चंद्रभान दुबे को वापस पाना चाहते हैं तो उन्हें 3 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर लेना है। 3 करोड़ रुपए अगर उन्होंने चुका दिए उनके बताई गई जगह पर, किडनैपर्स के बताई गई जगह पर, तो चंद्रभान दुबे वापस आ जाएंगे। इस तरह का SMS जो है चंद्रभान दुबे के मोबाइल फ़ोन से ही चंद्रभान के घर वालों को मिल रहा था। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन चंद्रभान दुबे का कहाँ पर था ये किसी को नहीं पता था। ऊपर से जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशिद और मंसूर अंसारी, जिन पर अब पुलिस शक कर रही थी, वो दोनों सूरत से गायब हो चुके थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भिंडी बाजार वाले उस मकान से 2 बोरियां लेकर एक स्कूटी में ये दोनों
राशिद और मंसूर निकलते हुए दिखे थे। तो अब पुलिस ने उस स्कूटी को ट्रैक करना शुरू किया। स्कूटी को जब ये ट्रैक करने लगे तो स्कूटी को ट्रैक करते करते ये पहुँचे एक जगह है लिम्बायत में, मीठी खाड़ी नाम है उस जगह का। वहाँ तक पहुँची पुलिस और पुलिस ने ये देखा कि ये दोनों लोग जो हैं 2 बोरियों में कुछ लेकर जो है लिम्बायत के मीठी खाड़ी की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से इनको ट्रैक करना शुरू किया और मीठी खाड़ी के पास इन्होंने ये भी देखा पुलिस ने कि इन दोनों ने 2 संदिग्ध बोरियां वहां पर डिस्पोज ऑफ की, फेंकी और फिर वहां से वो दोनों गायब हो गए। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग था। अब पुलिस को एक तरफ इन बोरियों को भी ढूंढना था और दूसरी तरफ राशिद और मंसूर को भी ढूंढना था। सूरत पुलिस की एक टीम ने बिहार के आरा पुलिस की एक टीम से कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत की। इनके घर का पता, चूंकि ये सिक्योरिटी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड थे तो घर का पता तो सिक्योरिटी एजेंसी के पास भी था और चंद्रभान दुबे के जो परिवार के लोग सूरत में रहते थे उनके पास भी था। तो आरा का घर का पता भी पुलिस को मिल गया। और दूसरा ये चंद्रभान दुबे के जो 2 मोबाइल फ़ोन थे उनकी लोकेशन भी अब आरा में नज़र आ रही थी। तो एक तरह से ये मामला अब तकरीबन क्लियर हो चुका था कि चंद्रभान दुबे की गुमशुदगी में राशिद और मंसूर का हाथ ज़रूर है। तभी जो है जहाँ पर इनकी लोकेशन है वहीं पर जो है उनके दोनों मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी नज़र आ रही है। तो पुलिस ने उस चंद्रभान दुबे के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए आरा पुलिस की मदद से इनके ठिकाने पर, राशिद और मंसूर के ठिकाने पर दबिश दी और इन दोनों को बिहार में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लेकर आई और लेकर आने के बाद फिर पुलिस सख्ती पर आई। सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुआ और जब इनसे बहुत सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने ये मान लिया कि चंद्रभान दुबे को इन्होंने ही गायब किया था। बल्कि इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर बहुत डरावनी कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि चंद्रभान दुबे का वो कत्ल कर चुके हैं और कत्ल करके 2 टुकड़ों में उनकी लाश को उन्होंने मीठी खाड़ी में फेंक दिया है, निपटा दिया है। अब ये जो 2 बोरियां थी सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही थी वो लाश ही थी और चंद्रभान दुबे की हत्या करने के बाद लाश के 2 टुकड़े 2 बोरियों में भरकर इन लोगों ने जाकर फेंकी थी। अब सवाल ये था कि इन्होंने कत्ल किया क्यों और कत्ल कैसे किया, क्या प्लानिंग की, तो इसका भी डिटेल में इन दोनों ने जवाब दिया। कत्ल की ये प्लानिंग जो है तकरीबन 10-15 दिन पहले से ही ये दोनों कर रहे थे। खासकर राशिद अंसारी कर रहा था। राशिद ही मेन इस मामले में मास्टरमाइंड है। उसने मंसूर को ये कहकर अपने साथ मिला लिया था कि अगर वो इस मर्डर में उसका साथ देगा तो उसे कुछ रुपए जो है वो भी इनाम के तौर पर देगा। और राशिद ने कहा कि अगर साथ मिलकर मर्डर करोगे तो हम जो है इनके घर वालों से कुछ फिरौती के रुपए भी वसूल लेंगे और कुछ पैसे ऑलरेडी चंद्रभान दुबे से ये लोग उधार ले रखे थे, उससे भी मुक्ति मिल जाए, माफ़ कीजिएगा, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह की प्लानिंग जो है राशिद की थी और इसी प्लानिंग के तहत चंद्रभान जो एक तरह से राशिद का ओनर था उनको राशिद ने 12 जुलाई की रात को किडनैप किया और मर्डर किया। मर्डर करने से पहले प्लानिंग इन लोगों ने पूरी तरह से तैयार कर रखी थी 15 दिन पहले ही। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपना जो किराए का मकान है उसके सामने एक और कमरा किराए पर खास इसीलिए लेकर रखा था कि उस कमरे में वो मर्डर की घटना को अंजाम दे पाएं ताकि वहाँ कोई उनको डिस्टर्ब न करे, हत्या भी कर दे, डेड बॉडी को काट भी दे, खून साफ कर दें, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। खाली मकान इन्होंने किराए पर लिया था और उसी मकान में ये चंद्रभान दुबे को लेकर गए थे। 12 तारीख की रात को जैसे ही चंद्रभान दुबे को किसी बहाने से ये लेकर गए तो वहाँ जैसे ही घर के अंदर घुसे राशिद ने एक हथौड़े से जो पहले से ही उसने तैयार रखा हुआ था चंद्रभान के सिर पे पीछे से वार किया। ताबड़तोड़ 2-3 वार करते ही चंद्रभान दुबे नीचे ज़मीन पर गिर पड़े और उसके बाद मंसूर अंसारी ने भी अपनी तरफ से हिट किया, वार किया। इतना भयानक हमला, आप समझिए किसी के सिर पर हथौड़ा मारा जाए तो उस बंदे को कितनी तकलीफ होती होगी और कैसी चोट आती होगी, दिमाग कैसे घूम जाता होगा। चंद्रभान दुबे बेहोश होकर गिर तो पड़े लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। और ये दोनों इतने बर्बर, इतने अमानवीय किस्म के कातिल थे कि इन्होंने चंद्रभान दुबे को उसी हालत में घर की दहलीज से घसीट कर उस घर में बाथरूम तक लेकर गए और जिंदा हालत में चंद्रभान दुबे का गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। अब हत्या हो गई। हत्या करने के बाद चूंकि ये लोग दुबे जी के घर वालों के साथ पुलिस वालों के पास जा रहे थे, चंद्रभान दुबे को ढूंढने का नाटक कर रहे थे, तो हत्या करने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करके हाथ धो करके रात को जो है पहले तो राशिद जो है उसी जगह पर पहुंचा जहां मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर दुबे जी आया करते थे उस जगह पर पहुंचकर उसने 2 घंटे इंतजार किया। उस जगह का नाम है सीटीवी प्लांट पांडेसरा। तो ये जो सीटीवी प्लांट पांडेसरा है यहाँ पर हत्या करने के बाद राशिद अंसारी पहुंचा और 2 घंटे तक बैठा रहा ताकि आसपास के लोगों को यह पता चले कि राशिद जो है वो चंद्रभान दुबे का यहाँ पर इंतजार कर रहा है। एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए इसने ये पूरा ड्रामा किया। इसके बाद घर वालों के साथ मिलकर वो ढूंढता भी रहा, रात भर ढूंढता रहा
और ढूंढने उड़ने के बाद जब घर वाले थक गए ढूंढते ढूंढते और राशिद भी थक गया, तो घर वालों ने राशिद को कहा कि ठीक है, तुम हमारा ही स्कूटी लेकर जाओ और अब तुम घर में जाकर आराम करो, सुबह 1-1.5 घंटे बाद फिर तुम तैयार होकर आना, फिर हम लोग चलेंगे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे। राशिद ने बोला ठीक है, जैसा आप कहें। फिर वो स्कूटी लेकर दुबे जी के परिवार वालों का वो गया अपने उस किराए के कमरे में जो उसने नए सिरे से लिया था, और जहां पर मर्डर करके उसने चंद्रभान दुबे की लाश को कमरे में बंद करके ताला लगाकर जो है इनके साथ ढूंढने का नाटक कर रहा था। तो फिर से जब लेट नाइट, एकदम बल्कि भोर के वक्त में राशिद जब वापस वहां पहुंचा, मंसूर भी पहुंचा साथ में, हत्या करने के बाद दोनों उस कमरे से निकल गए थे। पहुंचने के बाद इन्होंने ताला खोला और ताला खोलने के बाद जो है डेड बॉडी ऑलरेडी घर में रखी हुई थी, गला काटकर हत्या कर चुके थे। उस डेड बॉडी को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। बांटने के बाद 2 बोरियों में पैक किया। उसके लिए प्लास्टिक की बोरियां और दूसरे पैकेट्स वगैरह पहले से ये लोग खरीद कर रखे हुए थे, हथौड़े खरीद कर रखे हुए थे। किराए का मकान इस मर्डर केस को अंजाम देने के इरादे से इन लोगों ने लेकर रखा था, तो सारी तैयारी करके रखी थी। तो 2 हिस्सों में काटा और काटने के बाद अर्ली मॉर्निंग में 13 और 14 तारीख के बीच, या आप ये कहिए कि 14 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में दुबे परिवार के स्कूटी में ही इन्होंने लाश को 2 हिस्सों में जो कटा हुआ था उसको लेकर ये लोग निकले और लिम्बायत की मीठी खाड़ी में जाकर इन्होंने उस डेड बॉडी को फेंक दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। और इसके बाद ये घर वालों के साथ पुलिस वालों के पास जाते आते भी रहे, और तब तक जाते आते रहे जब तक पुलिस को इन पर शक नहीं हो गया और पुलिस ने इनसे पूछताछ नहीं की। जब पुलिस ने पूछताछ की तब राशिद को लगा कि हो सकता है कि अब मैं पकड़ा जाऊं, इसके बाद ये गायब हो गया आरा। लेकिन इसके बावजूद बीच में एसएमएस के जरिए 3 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की, क्योंकि तब भी वो पूरी तरह कंफर्म नहीं था कि पुलिस ने उस पर 100% उस पर शक किया है या नहीं, या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या नहीं। उसको लग रहा था कि शायद हम फिरौती के कुछ रकम वसूलने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो इस बीच दुबे जी के ही मोबाइल फ़ोन से फिरौती के लिए एसएमएस भी किया था। एक और ख़ास बात, इस कत्ल को अंजाम देने की इतनी प्रॉपर प्लानिंग की थी कि बाकायदा राशिद ने बैंक से लोन ले लिया था तकरीबन 2.25 लाख रुपए का, और 2.25 लाख रुपए के ये जो कुछ हिस्से थे उसने कुछ अपनी बीवी को, अपने कुछ पिता को और अपने भाई को, इन सारे लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया था। क्योंकि इसकी ये प्लानिंग थी कि अगर मर्डर करने के बाद हम पकड़े भी जाते हैं तो मेरी ज़मानत करने में और मुझे बेल दिलवाने में घर के लोग इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कत्ल करने से पहले पैसों का इंतज़ाम करना, कत्ल करने के लिए किराए का मकान ले लेना, कत्ल करने के लिए हथियार खरीदना, लाश ठिकाने लगाने के लिए पैकिंग के इंतज़ाम करना, ये सारी तैयारी इन्होंने की। लेकिन इन बेवकूफ़ कातिलों को ये नहीं पता था कि शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आजकल टेक्निकल सर्विलांस का ज़माना है। कोई आदमी अगर कहीं जाता है, गायब होता है, उसका फ़ोन ऑफ होता है या ऑन होता है, तो सब कुछ, उसकी लोकेशन, सब कुछ पुलिस को पता चलती है। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था, और इसी बेवकूफ़ी के चलते जो है एक बेगुनाह इंसान की मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी तक इस बात को लेकर पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि इस मर्डर के पीछे फिरौती ही इकलौती वजह है या फिर कोई और वजह हो सकती है। लेकिन जो तफ्तीश में अब तक जो कहानी सामने आई है उसमें 3 करोड़ की फिरौती के लिए कत्ल करने की बात सामने आई। लेकिन जिस तरह इन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और जिस तरह से लापरवाही भरे तरीके से सीसीटीवी मतलब मोबाइल फ़ोन में एसएमएस करके और व्हाट्सएप करके फिरौती मांगी, और फिरौती मांगने के बाद जो है फिरौती को कलेक्ट करने के बारे में कुछ नहीं बताया, कहाँ कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि तब तक वो ये भाग ही गए। तो इसलिए पुलिस को लग रहा है कि हो सकता है कि इस मर्डर का मोटिव कुछ और हो। एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है मुझे लगा ये कहानी मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।